फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। इतने दिन मैं आप लोग को बता रही थी झारखंड फील्ड वर्कर का रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को होने वाला था, अभी एक्सटेंड हो चुका है 19 जुलाई को। तो उसी का तैयारी हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कह सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से कि हो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं संथल परगना, पलामू, कोल्हान, छोटा नागपुर, खास। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो कोल्हान है। ठीक है। तो हो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ था। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आराम से इजीली बता सकते हैं कि ये कोल्हान में हुआ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल्हान में हुआ था। इसका मुख्य बातें यहाँ पे जान लेते हैं। हो विद्रोह 1820 से 21 मुख्य रूप से सिंहभूम और कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। मतलब 1820 और 21 ईस्वी को मुख्य रूप से सिंहभूम और कोल्हान क्षेत्र में हुआ था, जहां हो जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। तो ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सबको पता है कि झारखंड में केवल एक है। ठीक है। तो नीचे हम लोग बात करते हैं, झारखंड राज्य में एकमात्र टाइगर रिजर्व प्लामू टाइगर रिजर्व है, जो लातेहार जिले में स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? लातेहार में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आप लोग बात कर सकते हैं कि झारखंड में ये कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, लोधा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, दसन जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोधा बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ठीक है। इसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं यहाँ से कि लातेहार जिले में बूढ़ा नदी ये कहाँ है। अगर पूछ दिया क्वेश्चन की बूढ़ाघाघ जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि ये लातेहार में है। लातेहार जिले में बूढ़ा नदी स्थित बूढ़ा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 183 मीटर से 469 फीट है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 183 मीटर से 469 फीट है, और ये कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑप्शन भी यहाँ देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे आंसर भी दिया है कि इसका जो आंसर है वो 120/80 मिलीमीटर है। ठीक है। तो उसका हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 होता है, और उसका डायस्टोलिक निचला रक्तचाप 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जब भी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, तो 120 मिलीमीटर Hg होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शुद्ध जल प्योर वाटर का pH मान कितना होता है। ये भी लगभग सबको पता है कि यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, तो ये है ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद इसको भी थोड़ा हम डिटेल्स में जानेंगे कि शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि शुद्ध जल क्या होता है, तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, और इसीलिए इसका pH मान ठीक 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पे पूछ देता है कि 7 से कम जल कैसा होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 7 से कम जल जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जल जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। ये क्वेश्चंस आता है, और मैंने प्रीवियस भी देखे हैं, जैसे कि JCC का, CGL का, या फिर
फॉरेस्ट गार्ड का, या फिर और बहुत सारे जो इसमें क्वेश्चंस ये लगभग सब में देता है कहीं ना कहीं। हम पढ़े हैं प्रीवियस, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और ये कब बने थे? तो ये 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई बब्बर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? बब्बर और इब्राहिम के बीच लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1526, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे झारखंड सामान्य जीके की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी ज़्यादा दिन नहीं है। उसका झारखंड के किस जिले के शहीदों को नगर कहा जाता है? मतलब झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक लोग वहाँ पे शहीद हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं कि दुमका है, हजारीबाग है, रांची है और जमशेदपुर है। तो मेरा ख्याल से दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो रांची होगा, क्योंकि रांची में सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रांची विशेषकर और मंझी चुटुपालू घाटी के कई वीरों जैसे टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी आदि को यहाँ फांसी दी गई थी। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे शहीदों को नगर कहा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेख भिखारी को फांसी कहाँ दी गई थी, तो आप लोग भी वहाँ पे रांची ही टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध छौ नृत्य की सरायकेला शैली को विदेश में पहली बार किसने प्रदर्शित किया था? प्रसिद्ध छौ नृत्य की सरायकेला शैली को विदेशों में पहली बार किसने प्रदर्शित किया था? तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सुतेंदु नारायण सिंह, ठीक है। इसके ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में लगभग सब में आता ही है, लेकिन छौ नृत्य किस जिले का है या फिर झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, तो ऐसे ऑप्शंस आता है। तो हो सकता है कि ये सारा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि सुतेंदु नारायण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, सुतेंदु नारायण सिंह प्रसिद्ध छौ नृत्य का पहली बार प्रदर्शित किया था किसने, मतलब वो किया था, ठीक है। 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुतेंदु नारायण सिंह ने यूरोप में पहली बार कहाँ किया था? यूरोप में किया था। और कब किया था? 1938 ईस्वी में। और छौ नृत्य का प्रदर्शन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड का धोकड़ा शिल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? झारखंड का धोकड़ा शिल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हम देखेंगे धातु की ढलाई, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी धातु की ढलाई। तो धोकड़ा कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के जरिए पीतल और कांस्य जैसी धातु से खूबसूरत मूर्तियां और बर्तन बनाए जाते हैं। इसे मल्हार और बेड़िया जातियां पारंगत है, ठीक है। तो धोकड़ा एक कला है और ये स्पेशली पीतल और कांस्य जैसे धातुओं जैसे खूबसूरत मूर्तियों और बर्तन बनाए जाते हैं और इसमें मल्हार और बेड़िया जातियां पारंगत है, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि झारखंड का ढोकड़ा शिल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि धातु की ढलाई। ठीक है, और यहाँ पे जो डिटेल्स चाहिए था वो भी बता दी गई है। पीतल और कांच जैसी धातुओं का खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती है, और ये कौन जाति के बनाते हैं? मल्हार और बेदिया, मल्हार और बेदिया बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज के बारे में, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? राजस्थान। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस बी। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे कि झारखंड फील्ड वर्कर के लिए आप लोगों को किस तरह, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, उसके बाद पुरस्कार, आयोजन, मेला, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए 19 जुलाई तक प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था? वो हुआ था राजस्थान में। उसके बारे में भी जान लेते हैं क्यों हुआ था वहाँ पे। तो 12 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मतलब 12 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर राजस्थान है। अगर पूछ दिया कि कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1969 को, 59 को। और किसके द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के कौन जिले में? नागौर जिले में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूरा दिया गया है, तो आप लोग को ये बार बार रिविजन कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे सर की शक्तिकांत दास, ये करंट अफेयर्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में पूछता है जो हाल फिलहाल में जो घटना घटी हुई रहती है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी। ठीक है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर रूप में कार्यरत है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से कितना में वो कार्यरत है, तो 25वें है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस की ओर। मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मलेरिया जो होता है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जैसे हम लोग बात करेंगे कि मलेरिया हम लोग सोचते हैं मच्छर के द्वारा होता है, तो हाँ ये उसी के द्वारा तो कैसे फैलता है, लेकिन अंग मतलब हमारा जो बॉडी का अंग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली। ठीक है, ये तिल्ली जो होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक अंग छोटा सा होता है, उसको ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तिल्ली पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। यह हमारे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं और पलिया को नष्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से मच्छर को काटने से मलेरिया फैलता है? तो ये है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग सोडा खाने वाला का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का खाने वाले का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका जो ये होता है रासायनिक नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि NaHCO3। ठीक है, ये भी पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग इसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसका व्याख्या देखेंगे कि खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जबकि धोने वाले सोडे को सोडियम कार्बोनेट NaCO3 कहा जाता है। खाने वाले सोडे का अलग रहता है और धोने वाले सोडे का अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैथ का देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स।
करेंट अफेयर्स में हाल फिलहाल का घटना रहता है और यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स 2000 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टाइप करके PDF में बना के रखी हूँ, जो कि मैं आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड बजट जो होता है ना, बजट भी बहुत जरूरी होता है। झारखंड बजट जो 2026 से 27 में अबवा दिशोम के नाम पर झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। किसके नाम पे? अबवा दिशोम के नाम पे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये आ भी सकता है, क्योंकि ये अबवा दिशोम ये हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद ये सब लागू हुआ है। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र सोशल सेक्टर के लिए सबसे बड़ा हिस्सा यानी 67.459.54 करोड़ आवंटित किए हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए 16,251.43 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य अबवा दवाखाना राज्य भर में 750 नए अबवा दवाखाना क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। चिकित्सा बजट कुल 7,990.30 करोड़ है। महिला एवं सामाजिक कल्याण योजनाएं, मतलब झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 2500 प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें कितने करोड़ अलग रखे गए हैं? 14,065 करोड़ अलग रखे गए हैं झारखंड मैया समान योजना के लिए। ठीक है, महिला खुशहाली योजना कृषि कार्यों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन नई योजना को 25 करोड़ सूरती बजट के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि झारखंड में महिला खुशहाली योजना के तहत कितने बजट का लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद सर्वोदय पेंशन योजना वृद्धा और असहाय को 1,000 की वित्तीय स्थिरता देने के लिए बजट में 3,517 करोड़ दिए गए हैं। ये जो होता है वृद्धा पेंशन उन लोग के लिए है और कितना है? 3,517 करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रामीण विकास और आवास अबवा आवास योजना केंद्र की आवास योजना से छूटे हुए गरीब और बेघर परिवारों को राज्य सरकार अपने खर्च पर 3 कमरों का पक्का मकान, किचन और शौचालय सहित दे रही है। इस साल इसके लिए 41 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, पेसा एक्ट कानून झारखंड में 2 जनवरी 2026 से पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट यानी पेसा कानून को पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है और इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों, भूमि और सामुदायिक निर्णय पर विशेष और सर्वाधिक कानून अधिकार मिल गए हैं। ठीक है, तो पेसा एक्ट कानून जो है एक तरह का हक के लिए ये नियम को बनाया गया है, जैसे कि किसी भी ST या SC जैसे कि लोअर फैमिली के साथ किसी तरह का हक को लेके कोई धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए ये कानून को लागू किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था और ये करेंट अफेयर्स जो बहुत जरूरी है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो करेंट अफेयर जैसे कि झारखंड बजट जो है 2026 से 27 अब दिशम बजट यहाँ पे पेश किया गया है 1.50 लाख और ये सोशल क्षेत्र के लिए 67.459। ये सबको थोड़ा चीज़ें याद रखनी है, डेली देखने से याद हो जाएगा। उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पे 16,251 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 750 नए अबवा दवाखाना क्लिनिक के लिए 7,990 करोड़ और महिला एवं सामाजिक कल्याण योजना जैसे 18 से 35 वर्ष के लिए यहाँ पे 14,065.57 करोड़ अलग रखे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग कल कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की। मैं कोशिश करूँगी टोटल क्वेश्चंस को एक साथ प्रैक्टिस करवाने की, जैसे कि हो गया पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3।